जिसके घोड़े को कभी शाही दाग नहीं लगा, जो सदा उज्जवल रहे। शाही साकरी के लिए जिनका सिद्ध नहीं डिगा, ऐसे सारे भारत के शीर्ष थे राणा प्रताप और राव चंद्रसेन राठौड़। मित्रों, भारत भूमि क्षत्रिय वीरों की शौर्य गाथाओं से भरी पड़ी है। आज हम आपको उस वीर योद्धा की गाथा सुनाएंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, पर महाराणा प्रताप की तरह भी उन्होंने भी मुगलों के आगे अपना सर कभी नहीं झुकाया। उस वीर का नाम है राव चंद्रसेन राठौड़। राव चंद्रसेन राठौड़ का जन्म 30 जुलाई 1541 ईस्वी को मारवाड़ के राव मालदेव के घर हुआ था। चंद्रसेन मालदेव के सबसे छोटे पुत्र थे, लेकिन वह बचपन से ही काफी पराक्रमी और साहसी थे। उनके इसी पराक्रम और साहस को देखकर मालदेव ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी मान लिया था। राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप के समकालीन थे, मतलब उनका शासन और उनका जीवन काल समान स्तर पर ही चला। सिर्फ वह समकालीन ही नहीं थे, बल्कि स्वभाव और वीरता पराक्रम में भी दोनों एक समान थे। दोनों का स्वभाव भी एक था कि वे मुगलों के आगे कभी नहीं झुकेंगे, इसलिए चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। लेकिन इतिहासकारों की इसे मैं गद्दारी कहूँ, पता नहीं क्या वजह थी कि उन्होंने चंद्रसेन का उल्लेख बहुत ही कम किया इस इतिहास में। इस वजह से इसे इतिहास का भूला बिसरा योद्धा भी कहा जाता है। मालदेव ने अपनी मृत्यु से पहले ही छोटे बेटे होने के बावजूद भी चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इससे उसके बड़े बेटे उदय सिंह और राम सिंह चंद्रसेन से ईर्ष्या करने लगी, और जैसे ही चंद्रसेन राजगद्दी पर बैठे, उन दोनों भाइयों ने विद्रोह कर दिया। लेकिन चंद्रसेन एक वीर और साहसी योद्धा थे। उन्होंने दोनों भाइयों के विद्रोह का दमन कर दिया, लेकिन दोनों भाई मन में ईर्ष्या लेकर उससे बदला लेने का अवसर खोजने लगे, और ऐसा सोचकर वह अकबर के दरबार में पेश हुए और अपने भाई के खिलाफ अकबर से सहायता मांगी। और अकबर तो इसी ताक में था कि वह कब राजपूतों में फूट पड़े और उसका वो फायदा उठाए। उसने उन दोनों को सहायता करने के उद्देश्य से और अपने ही राजनीतिक स्वार्थ देखते हुए एक सेना जोधपुर भेजी। चंद्रसेन और मुगलों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रसेन को पराजय का मुख देखना पड़ा। इसके बाद चंद्रसेन भाद्राजून चला गया। जोधपुर से चले जाने के बाद चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति निरंतर बिगड़ती गई, क्योंकि उसके पास पर्याप्त साधन नहीं थे और न ही बड़ी सेना, और जो सेना थी उसका भी भरण पोषण नहीं हो रहा था। अपनी स्थिति से दुखी होकर चंद्रसेन निश्चय किया कि वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेगा, और ऐसा सोचकर वह अकबर के दरबार में पेश हुआ। जब अकबर नागौर आया हुआ था और वहां बहुत से राजा उसके पास जा रहे थे, तो चंद्रसेन भी गया। लेकिन जब दरबार में उसने देखा कि वहां झुककर अकबर को सलाम करना पड़ रहा है, तब मन में वही राजपूत का असली खून दौड़ा, और चंद्रसेन ने सोचा कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन इस मुगल के सामने नहीं झुकूंगा। और फिर उसने अकबर की फूट डालो नीति को भी देखा, और उसका मन बहुत विचलित हो गया, और वह बीच दरबार से ही वापस चले गए। कुछ समय पश्चात मुगलों को पता चला कि चंद्रसेन भद्राजून में है और उसकी आर्थिक स्थिति भी काफी खराब है, तो उसके पास सैन्य बल भी ज्यादा नहीं है। यह मौका का फायदा उठाकर मुगलों ने भद्राजून पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद चंद्रसेन वहां से सिवाना चले गए। सिवाना पहुंचकर चंद्रसेन ने सोचा कि वह सीधे मुगलों को नहीं हरा सकेंगे, क्योंकि उसके पास सैन्य बल ज्यादा नहीं है। तो उसने वही तरीका अपनाया जो महाराणा प्रताप ने अपनाया था, छापेमार युद्ध पद्धति। छापेमार युद्ध पद्धति। इसके बाद चंद्रसेन ने जितने भी राज्य मुगलों के क्षेत्र में आते थे, वहां पर छापेमार युद्ध शुरू कर दिया। चंद्रसेन ने अपने कुछ साथियों को किले में छोड़ा और खुद पिपलोद चले गए, और वहां छिपकर मुगल सेना पर आक्रमण करते और उनकी रसद सामग्री को लूट लेते। अकबर अपनी सेना के हो रहे इस नुकसान से बौखला उठा। उसने बहुत बड़ी सेना भेजनी शुरू कर दी, लेकिन चंद्रसेन के पास बहुत ही कम सेना होने के बावजूद अकबर की सेना पर वह भारी पड़ रहा था। यह युद्ध तकरीबन 2 वर्षों तक चला। इन 2 वर्षों में राठौड़ों ने इतना पराक्रम दिखाया कि अकबर की सेना अब न के बराबर रह गई थी।
अकबर को आगरा से दूसरी बड़ी सेना भेजनी पड़ी, लेकिन इसका भी वही हाल हुआ जो पहली वाले का हुआ था। अकबर बहुत आग बबूला हो गया। उसने जलाल खां के नेतृत्व में एक और बड़ी सेना भेजी, लेकिन संदरशहन के हाथों जलाल खां मारा गया। इसके बाद शहबाज खान के नेतृत्व में अपनी इतनी बड़ी सेना भेजी जितना कि उसने सोचा भी ना था कि संदरशहन के विरुद्ध भी इतनी बड़ी सेना भेजनी पड़ेगी। उस सेना का नेतृत्व शहबाज खान कर रहा था। उसने सिवाना पर अधिकार कर दिया, लेकिन संदरशहन मुगलों के हाथ नहीं आया और वह मुगल उनका पीछा करते रहे, लेकिन वह नहीं मिले। इसके बाद संदरशहन वहां से सीधा सोजत के क्षेत्र में चले गए और वहां से मुगलों को खदेड़ दिया। सारण पहाड़ क्षेत्र में रहने लगे और इसी क्षेत्र में ससियाव गांव में 1580 को संदरशहन जी का देहांत हो जाता है। मित्रों, जोधपुर की खयात के अनुसार कहा जाता है कि एक सामंत ने राव संदरशहन को भोजन में जहर दे दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मित्रों, यह था राव संदरशहन का इतिहास।